हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट किया था। पिछले क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, राइट। उसके बाद हमने फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। Then we started with the male reproductive organ. Male reproductive organ यानी कि स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। आज हम लोग छोटा करके पहले पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, रिवीजन करने के लिए हम लोग अपना एनसीईआरटी देख लेते हैं। पिछले क्लास में हमने इसी फ्लावर को, आपको याद होगा, इसी फ्लावर को हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। उसमें हमने देखा था कि इस वाले स्ट्रक्चर को ओवरी बोलते हैं, और मैंने बार बार करके आपको ये चीज मेंशन किया था कि इस टाइप ऑफ फ्लावर को हम लोग बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है कि ओवरी आपका निचले हिस्से में है और बाकी सारे पार्ट्स आपके ऊपर है। साथ ही साथ में हमने सेपल के बारे में देखा था, पेटल के बारे में देखा था, एंथर के बारे में भी हमने देखा था। आज के क्लास में रिवीजन के लिए हम देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन? मेल प्लस फीमेल गैमीट का इकट्ठा होना, है ना। मेल प्लस फीमेल गैमीट के यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट के यूनियन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसी फर्टिलाइजेशन से पहले हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से देख लिया था। देखो देखो सब लोग, क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टेमन यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सैक, और उसी पोलन सैक के अंदर आपका पोलन ग्रेन। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये दोनों डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो आपका पोर्शन है ये आपका एंथर है, जो कि कैसा होता है? बाइलोब्ड, डाइथिकस और फर्टाइल स्ट्रक्चर। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि फिलामेंट के ऊपर जो टर्मिनल बाइलोब स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। फिलामेंट आपका कौन सा पोर्शन है? यहां से लेके यहां तक जो आपका पोर्शन है, दैट इज द फिलामेंट और लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। याद करो पिछले क्लास में क्या बोला था मैंने कि ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है, और फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ जुड़ा रहता है? थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। इसके साथ साथ मैंने बोला था कि टेपल के साथ भी ये जुड़ा रहता है। यस और नो? अब यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे हैं जो आपको आपके क्लास 11th का चैप्टर मॉर्फोलॉजी से जो कि जुड़ा हुआ है। वो क्या है? यहाँ पे आपके दो पॉइंट दिए हैं कि द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्लास 11th में एक चैप्टर आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें आप लोग पढ़ते हो एडेल्फस, डायडेल्फस, है ना। तो ये सब जो टर्म्स है जो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हो, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द स्टेमन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। दूसरा पॉइंट क्या है? मॉर्फोलॉजी में आप पढ़ते हो कि किस तरीके से एंथर होता है, बेसिफिक्स्ड एंथर होता है या फिर डॉर्सिफिक्स्ड एंथर होता है। तो उसी बेसिस को, उसी इंफॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए यहां पे आप देख पा रहे हो, यहां पे लास्ट में एक पॉइंट दिया है, द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। अब जो कवि, जो एनसीईआरटी लिखे हैं, वो यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप
कुछ फ्लावर्स कलेक्ट करो तो आप देखोगे कि हर किसी फ्लावर में एंथर अलग तरीके से अटैच्ड है और हर एंथर का शेप अलग है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे हैं आपके एनसीईआरटी में जो आपके मॉर्फोलॉजी से लिंक्ड है। मान लो आपके एनसीईआरटी में एडेल्फस, डायडेल्फस, बेसिफिक्स एंथर, डॉर्सिफिक्स एंथर नहीं दिया है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में यहां पे बोल दिया है कि नंबर ऑफ स्टेमेंस अलग अलग होते हैं हर एक फ्लावर में और एंथर का शेप भी अलग अलग होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहां से कहां से आपको लिंक करते हैं, आपके मॉर्फोलॉजी से लिंक करते हैं। ठीक है, ओके, चलो। टिपिकल एंजियोस्पर्म में एंथर क्या है, बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। लास्ट क्लास में बोला था ना, ये एंथर का एक लोब है, ये उसका दूसरा लोब है एंथर का, करेक्ट। अब उसके लोब में एक यहां पे ये थीका है, यहां पे दूसरा थीका, यहां पे एक थीका, यहां पे दूसरा थीका। तो इन टोटल एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड। ईच लोब में कितना थीका होता है, ईच लोब के पास आपका 2 थीका होता है, राइट। ईच लोब के पास 2 थीका होता है। साथ ही साथ में हर लोब में पोलन सैक कितने होते हैं, बोलोगे मैम आपने बोला था हर लोब में पोलन सैक आपके 4 होते हैं। तो 4 पोलन सैक मतलब कौन सा कंडीशन है ये, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड 2 इन ईच लोब। इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, लोकेटेड एट कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोले थे, इसी कंडीशन को हम लोग बोले थे टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। याद है सबको, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोले थे, टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एनसीईआरटी का हर लाइन हमारे क्लास 11 से भी लिंक्ड है। तो हमें क्लास 11 का कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। यस और नो, ये होता है आपका एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका कि आप किस तरीके से लिंक बैठा पाओ। अब बोलोगे मैम मैंने तो ये कभी नहीं सुना है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस तो वेरिएबल होता है ना। ये चीज आप कहां पे पढ़ते हो, मॉर्फोलॉजी में। बार बार बोल रही हूं, कंफ्यूज मत होना। ये 2 लाइन को अच्छे से याद जरूर रखना कि रेंज एंड शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर अलग होता है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन भी वेरिएबल होता है। नीट में चूज द करेक्ट आंसर में आ सकता है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर इनटू पोलन सैक्स। ये मैंने आपको बोल दिया, पोलन सैक के बाहर 4 लेयर होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड द टेप्टम। ठीक है, सबके बारे में हमने पढ़ लिया था एनसीईआरटी में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, आउटर 3 लेयर्स परफॉर्म प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस। जो आपका एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है और 1 2 3 मिडिल लेयर है, ये किस फंक्शन, कौन से फंक्शन में पार्ट लेता है, प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। टेप्टम क्या करता है, नरिशमेंट करता है। इसके साथ साथ मैंने क्या बोला था, टेप्टम स्पोरोपोलेनिन का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ में कैलेज एंजाइम का भी प्रोडक्शन करता है। क्लियर है। चलो अब हम लोग अपना उसमें चले जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है आपका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलो स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पिछले क्लास में हमने अच्छे से देखा था कि एंथर का जो पोलन सैक होता है, किसका, आपका जो एंथर के अंदर जो हर एक पोलन सैक होता है, उस पोलन सैक में कुछ टिश्यू मिलता है। उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। अब क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगी कि बेटा इस पोलन सैक में स्पोरोजीनस टिश्यू आया किधर, कहां से स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म हुआ, दिमाग की बत्ती
जलाओ और याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बोला था जो आपका आर्किस्पोरियल सेल्स है उसी आर्किस्पोरियल सेल से आपका क्या बन रहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू और पेराइटल सेल। पेराइटल सेल क्या बनाया था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, और आर्किस्पोरियल सेल्स आपका क्या बनाया था, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू करेगा डिवाइड। क्या करेगा, डिवाइड, और क्या प्रोड्यूस करेगा, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल। क्या प्रोड्यूस करेगा, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल्स, और जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं इसको, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। याद है पोलन सैक का और एक नाम हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम कौन सा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्पोर बनाएगा, लेकिन माइक्रोस्पोर बनाने के लिए आपके इस पोलन सैक के अंदर क्या मौजूद है, पोलन सैक के अंदर मौजूद है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू आपका डिवाइड करके क्या बनाएगा, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बनाना है, मेल गैमीट बनाना है। मेल गैमीट का नाम क्या है, माइक्रोस्पोर और पोलन। ये तो सबको पता है, माइक्रोस्पोर और पोलन क्या है हमारा, गैमीट का नाम। प्रोड्यूस कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल में आपका क्या होगा, आपका मियोसिस होगा, और क्या प्रोड्यूस होगा, माइक्रोस्पोर और पोलन। ये आपका क्या है, दिस इज द मेल गैमीट दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। क्लियर है, आई होप ये सबको क्लियर है अभी। ठीक है, कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पहली बात तो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। पहले हम लोग सीधी बात समझते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, कुछ चीज का बनना, कुछ चीज का होना। यहां पे किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, माइक्रोस्पोर का, इसीलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर प्लस जेनेसिस, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। क्लियर, राइट। चलो, क्या है, एंथर के अंदर क्या था, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक। ये क्या बनाता है, ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है इसके अंदर, जो करके क्या बनाता है, डाइप्लॉइड पोलन मदर सेल्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस अंडरगो करता है और करता है माइक्रोस्पोर और पोलन। अब तुम लोगों को सेल डिवीजन तो मैंने ही पढ़ाया है क्लास में, ठीक है, सबको याद है। मेरे को बताओ, मियोसिस के बाद, मियोसिस 1 और 2 के बाद कितने सेल बनते हैं, मियोसिस 1 और 2 के बाद आपका एक सेल 4 सेल बनाता है। तो कितने माइक्रोस्पोर और पोलन प्रोड्यूस होंगे, बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हर एक पोलन मदर सेल कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर। यहां पे मैं लिख दे रही हूं, 1 पोलन मदर सेल, 1 पीएमसी क्या बनाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स। एक पोलन मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। क्लियर है, लेकिन ये माइक्रोस्पोर ऐसे नहीं होते हैं अलग अलग। ये 4 माइक्रोस्पोर जो है, हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, 4 माइक्रोस्पोर जो है ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं। 4 माइक्रोस्पोर जो है ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं। द 4 माइक्रोस्पोर्स आर बाउंड, किससे बाउंड होता है,
कौन से कंपाउंड से बाउंड होता है कैलोस? कैलोस से 4 माइक्रोस्पोर्स आर जॉइंड। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स तो है ही, लेकिन माइक्रोस्पोर्स क्या है? जॉइंड है बाय द हेल्प ऑफ कैलोस। हमें इनको अलग करना पड़ेगा। इनको अलग करने के लिए हमारे पास एंजाइम है कैलेस। बोलोगे मैम कैलेस कहाँ से मिला? भैया मैंने बताया था ना, टेप्टम जो है कैलेस प्रोड्यूस करता है। इसी दिन के लिए वो प्रोड्यूस करता है कि माइक्रोस्पोर जो है, 4 माइक्रोस्पोर तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और कौन से कंपाउंड से कनेक्टेड रहते हैं? इट इज कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ कैलोस। अब कैलोस के अंदर तुम कौन सा एंजाइम दोगे? कैलेस। जैसे ही तुमने कैलेस दे दिया, 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर तुमको इस तरीके से अलग अलग होके मिल जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है बेटा कैलेस कहां से मैम प्रोड्यूस हुआ? मैम ने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि टेप्टम जो है एक तो स्पोरोपोलेनिन बनाता है, दूसरा कैलेस एंजाइम बनाता है। कौन से दिन के लिए बनाता है? कि 4 माइक्रोस्पोर जब पोलन मदर सेल बनाएगा तो हमको उसको अलग करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया सबको? आई होप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सबको समझ में आया होगा। चलिए आइए थोड़ा एनसीईआरटी देख लेते हैं अपन कि एनसीईआरटी क्या बोलता है। क्या बोलता है एनसीईआरटी देख लेते हैं। चलो देखो, इसको थोड़ा इस साइड रखा जाए, ठीक है? हाँ चलो देखो, ये तो टेप्टम का हो गया। When the anther is young, a group of arrangedly homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each sporangium। जैसा कि मैंने बोला था, each pollen sac में आपका क्या रहेगा? sporogenous tissue। ठीक है, देखो नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions to form microspore tetrad। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? बोलो, हैप्लॉइड होगा ना। माइक्रोस्पोर क्या है? गैमीट है ना। What is microspore? माइक्रोस्पोर इज अ गैमीट, तो माइक्रोस्पोर का प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। राइट, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सीधा तुमको बोल दिया है स्पोरोजिनस टिश्यू मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाता है। लेकिन हमें सच्चाई पता है? हमें कौन सी सच्चाई पता है? बोलो, बोलोगे मैम कौन सी सच्चाई की आप बात कर रहे हैं? क्या आपने मेरे को कल देखा था कहीं पे घूमते हुए? नहीं, हम इस सच्चाई की बात कर रहे हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू डिवाइड करके क्या बनाता है? पीएमसी। पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल, और पोलन मदर सेल का मियोसिस होता है और वो फिर बनाता है आपका माइक्रोस्पोर। क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। आगे तुमको एनसीईआरटी यही कहानी बोला है। ये देखो, ये देखो, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from pollen mother cell or microspore mother cell is called microsporogenesis। पोलन मदर सेल का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है। पोलन का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है। द माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, द माइक्रोस्पोर टेट्राड। समझ में आया? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहां पे क्या लिखा है? As the anthers dissociate and mature, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores are formed and are released at the dehiscence of anther। याद है बेटा, dehiscence of anther कौन कराता था? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के पास याद है अल्फा सेल्यूलोस और कैलोस था, जिससे वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल। लेकिन फटता कहां से था? फटता आपका इसी इलाके से था,
यही इलाका क्या है, ये स्टोमियम। स्टोमियम क्या है आपका, लाइन ऑफ डेहिसेंस। तो पोलन ग्रेन रिलीज कहाँ से होता है, स्टोमियम से। स्टोमियम ही आपका लाइन ऑफ डेहिसेंस है। क्लियर है यहाँ तक, करेक्ट? हाँ, सबको समझ में आया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब आई होप सबको क्लियर है। अब मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ, किसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन और मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, चलो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, बता सकते हो मेरे को कोई, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहली बात तो मैं एनसीईआरटी का एक शब्द यहाँ पे लिखना चाहूंगी कि पोलन ग्रेन कैसे होता है, दे आर जेनरली स्फेरिकल। पोलन ग्रेन क्या होता है, दे आर जनरली स्फेरिकल, और इनका डायमीटर कितना होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ये है तुम्हारा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आपका कहाँ पे बना है, पोलन सैक के अंदर। कौन बनाया है, स्पोरोजीनस टिश्यू। कैसे बनाया है, स्पोरोजीनस टिश्यू पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुआ, माइक्रोस्पोर मदर सेल आपका क्या बनाया है, पोलन ग्रेन। क्लियर है? तो पोलन ग्रेन और मेल गैमीटोफाइट इज कैसा होता है ये, हाँ कैसा होता है ये, इट इज 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड इज जेनरली स्फेरिकल। क्लियर है? चलो चलो अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसी तरीके का गोल एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस गोले के स्ट्रक्चर के बाहर कुछ इस तरीके के पहाड़ मौजूद होंगे, कहीं कहीं ये पहाड़ नहीं होंगे, कहीं कहीं ये पहाड़ होंगे। बोलोगे मैम आप ये क्या बोल रही हैं? ठीक है, इस तरीके का पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, इस तरीके का सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा ही मैम, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो क्या होगा, भाई सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है मैम, एक न्यूक्लियोलस रहता है और कुछ कुछ स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, और मान लो मैम ये हमारा उसके अंदर का वैक्यूल है, ये तुम्हारा पोलन सैक है। ठीक है, सॉरी पोलन ग्रेन है। अब तुम्हारा ये जो पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन का ये बाहर वाला जो बाहरी स्ट्रक्चर है, इस बाहरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस बाहरी स्ट्रक्चर एज एक्साइन। क्या बोलते हैं हम इस बाहरी स्ट्रक्चर को, इस बाहरी स्ट्रक्चर को हम नाम दिए हैं एक्साइन। इंटाइन कौन सा है, जो अंदर वाला पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्साइन, और सॉरी बाहर वाले को एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या है, एक आपका न्यूक्लियस तो रहेगा ही, न्यूक्लियस के साथ साथ एक क्या रहेगा, बड़ा सा वैक्यूल रहेगा। और जिस जिस स्ट्रक्चर में, जिस जिस पोर्शन में आपका बाहरी इलाका एब्सेंट है, जिस जिस पोर्शन में बाहर नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जर्म पोर। जर्म पोर कौन सा पोर्शन है, जर्म पोर आपका पोलन ग्रेन का वो वाला पोर्शन है जहां पे आपका क्या होता है, जहां पे आपका क्या एब्सेंट होता है, जर्म पोर में आपका एक्साइन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्साइन इज एब्सेंट इन जर्म पोर। ठीक है, इसी चीज को एक बार हम एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ठीक है, इसी चीज को, ये छोटा सा चीज को हम एक बार एनसीईआरटी से देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुमको पोलन ग्रेन का बहुत सारा स्ट्रक्चर मिलेगा देखने के लिए, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, क्या बोला है आपको कि आपका जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, जो आपका पोलन ग्रेन है, इट रिप्रेजेंट्स द मेल गैमीटोफाइट।
पोलन ग्रेन तो बना, अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गैमेटोफाइट. इफ यू टच द ओपेन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन. हिबिस्कस लेना, हिबिस्कस का बाहर जो एंथर है, एंथर को इस तरीके से देखना तो कुछ पाउडरी आपको येलोइश हाथों में मिलेगा, ठीक है, उसको क्या है? वही आपका पोलन ग्रेन है. अब इसी पोलन ग्रेन को बोल रहे हैं ऑन अ ग्लास स्लाइड आपको देखने के लिए, अगर आपके पास टाइम होता है ना, आप ये ज़रूर करिए, है ना. आई थिंक स्कूल्स में भी ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है. हिबिस्कस का तो बहुत फेमस है प्रैक्टिकल, ठीक है. चलो देखो, पोलन ग्रेन जो है, you will be amazed at the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grain from different species. अगर आप इस फिगर को देखें, आप देखिए कि पोलन ग्रेन का शेप अलग अलग है. अब बोलोगे मैम पोलन ग्रेन का शेप क्यों अलग है? इस पोलन ग्रेन के पास एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टम. क्या बोलते हैं? टेक्टम. दिस टेक्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट शेप्स ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, देखो जैसा कि मैंने बोला था, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल. क्या क्या? हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन. ठीक है, पहले हम लोग यहां तक अभी देख चुके हैं कि पहला वाला जो हमारा हार्ड आउटर लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं एक्साइन. ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्साइन. चलो अब हम लिख लेते हैं कि आपका जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, आपका जो पोलन ग्रेन है, उसी पोलन ग्रेन का जो आउटर वाला कोट है, पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है, कौन सा लेयर है? पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है, उस आउटर लेयर को हम बोलते हैं स्पोरोडर्म. क्या बोलते हैं? द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज स्पोरोडर्म. और ये जो आपका स्पोरोडर्म है, ये स्पोरोडर्म का 2 पार्ट होता है. एक है आपका एक्साइन और दूसरा वाला है आपका इंटाइन. एक्साइन एंड इंटाइन. ठीक है, पोलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म. स्पोरोडर्म हैज 2 पार्ट्स, द एक्साइन एंड द इंटाइन. एक्साइन क्या होता है? सबसे आउटर हार्ड लेयर. ठीक है, एक्साइन क्या होता है? इट इज द आउटर हार्ड लेयर. अब ये हार्ड क्यों है? मैंने तुमको बोला था कि एंडोथीशियम भी हार्ड है. एंडोथीशियम के अंदर क्या पाया जाता है? अल्फा सेल्यूलोस और कैलोस. सिमिलरली एक्साइन के हार्ड होने से पीछे एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का नाम क्या है? लिपिड रिच कंपाउंड. क्या नाम है? लिपिड रिच कंपाउंड. उस लिपिड रिच कंपाउंड का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन. क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन. व्हाट इज स्पोरोपोलेनिन? स्पोरोपोलेनिन इज अ हार्ड लिपिड रिच कंपाउंड विच इज फाउंड इन एक्साइन. कहां पे मिलता है आपका? एक्साइन में. कहां पे मिलता है? एक्साइन में. एक्साइन हार्ड किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन. अब तुम्हारा ये जो स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है, अब तुम्हारा ये जो स्पोरोपोलेनिन है, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. क्या बोला मैंने? इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर. मतलब अर्थ में उसके जैसा और कोई रेजिस्टेंट और हार्ड स्ट्रक्चर है ही नहीं. वो कौन है? आपका स्पोरोपोलेनिन. ठीक है, अब ये स्पोरोपोलेनिन जो है, ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है. किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है वो देख लेते हैं. प्रोटेक्ट्स द पोलन फ्रॉम हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली एंड एंजाइम्स. तो आपका जो स्पोरोपोलेनिन है, आप बोल सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है.
ठीक है। स्पोरोपोलेनिन आपका कहाँ पे मौजूद है? एक्साइन में। एक्साइन में क्या मौजूद है आपका? स्पोरोपोलेनिन, जो कि आपके पोलन ग्रेन को एक्चुअली क्या कर रहा है? हार्श कंडीशन से आपका प्रोटेक्ट कर रहा है। हार्श कंडीशन मतलब कौन कौन से कंडीशन हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली और एंजाइम, ठीक है। अब इंटाइन में आते हैं। इंटाइन क्या है? दिस इज द इनर लेयर। इंटाइन क्या है? ये आपका इनर लेयर है और ये किससे बनता है? मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। किससे बनता है? मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्साइन किससे बनता है? लिपिड रिच कंपाउंड, जो कि आपका स्पोरोपोलेनिन है। इंटाइन क्या है? इट इज द इनर लेयर विच इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। तो यहां पे हमने जो इंटाइन देखा था, इंटाइन किससे बनता है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज से। क्लियर है? ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट कंटिन्यूअस थिन लेयर। इंटाइन क्या है? इंटाइन एक थिन लेयर है, इनर थिन लेयर, ठीक है। अब ये जो पोलन ग्रेन है, इसके पास एक्साइन और इंटाइन है, जो हाईली रेजिस्टेंट है अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एल्कली एंड एंजाइम्स। इसी स्पोरोपोलेनिन के वजह से, ये स्पोरोपोलेनिन है, इसी वजह से पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एज माइक्रोफॉसिल। ये आपका है, आपका क्या चीज है? आपका स्पोरोपोलेनिन है, जिसके वजह से पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड एज माइक्रोफॉसिल्स, ठीक है। अगेन आई रिपीट, एक्साइन इज द आउटर लेयर, इंटाइन इज द इनर मोस्ट कंटिन्यूअस थिन लेयर। एक्साइन किससे बनता है? स्पोरोपोलेनिन से बनता है, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर टिल डेट। इंटाइन किससे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। क्लियर है यहां तक? ओके। नाउ हमने देखा था कि यहां पे एक वैक्यूल है, साथ ही साथ में एक साइटोप्लाज्म भी है ना? साइटोप्लाज्म भी है। पोलन ग्रेन के पास एक साइटोप्लाज्म भी है। अब पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है, दिस साइटोप्लाज्म कंटेन्स स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड, क्या रहता है? अनसैचुरेटेड ऑयल्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन कंटेन स्टार्च एंड अनसैचुरेटेड ऑयल्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्या है? हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा था जिसका नाम था जर्म पोर। मैंने क्या बोला था? जर्म पोर में एक्साइन एब्सेंट होता है, ठीक है। आपका जो जर्म पोर है, ठीक है, आपका जो जर्म पोर है, जर्म पोर में एक्साइन एब्सेंट रहता है। तो फिर जर्म पोर में रहता क्या है? ओनली इंटाइन इज प्रेजेंट। मैंने क्या बोला था कि आपके पोलन ग्रेन में कुछ कुछ ऐसा जगह रहता है आपके पोलन ग्रेन में। अगेन आई रिपीट, इन द पोलन ग्रेन सम प्लेसेस आर प्रेजेंट वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, दैट प्लेस इज नोन एज जर्म पोर। क्यों इसमें एक्साइन एब्सेंट होता है? हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर एक बार रिविजन करने के लिए हम क्या खोलेंगे? हमारा एनसीईआरटी खोल के एक बार देख लेते हैं कि क्या बोले हैं इसमें, ठीक है। चलो, पहली बात तो इसको हम लोग हटाएंगे, फिर हम लोग करेंगे। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। द प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, 2 लेयर्ड वॉल होता है। यहाँ पे इस पोलन ग्रेन को देखो, इसके पास 2 लेयर्ड वॉल है ना। मान लो बाहर वाला एक्साइन है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का और एक लेयर है इंटाइन, और सबसे अंदर वाला लेयर हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
The hard outer layer is called exine, which is made up of sporopollenin. Very important. Exine किससे बनता है? sporopollenin से बनता है, which is the most resistant organic material known. सबसे ज्यादा resistant organic material आज तक के दुनिया में आपका क्या है? sporopollenin. It can withstand high temperature, strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. और मैंने क्या बोला था? Pollen grain exine has prominent structures called germ pores where sporopollenin is absent. इसी germ pore का मैंने क्या बोला था? इसमें तुम्हारा exine absent है. exine absent है मतलब क्या absent है? exine से जो exine जिसको बनाता है sporopollenin. ठीक है. Pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of sporopollenin. What is the function of germ pore? Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? इसका आंसर मैम आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देंगी. मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, मेरे को याद रहेगा. मैं इसी पेज को दोबारा आऊँगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि इसका जो आंसर है कि आपका एक्साइन इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है, वो तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से है, लेकिन आपका जर्म पोर का फंक्शन क्या है ये मैम आपको कब पढ़ाएंगी? जब आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आएगा. ठीक है, चलो. The inner wall of the pollen grain is called intine. Inner wall को क्या बोलते हैं? intine. किससे बना है? cellulose and pectin. Thin and continuous layer. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. समझ में आया? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग फिर से जाएंगे अपने नोट्स में, और पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया कि एक्साइन और इंटाइन से बना हुआ है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका मेल गैमीटोफाइट डेवलप होता है. ठीक है, हमारा मेल गैमीटोफाइट कौन है? पोलन. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, ये अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है. जो पोलन का स्ट्रक्चर हमने अभी देखा एक्साइन इंटाइन के साथ, दिस इज नॉट द मैच्योर मेल गैमीटोफाइट. ठीक है, क्या बोला मैंने? इट इज नॉट द मैच्योर मेल गैमीटोफाइट. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? मेल गैमीटोफाइट हम किसको बोलते हैं? पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मेल गैमीटोफाइट हम किसको बोलते हैं? मेल गैमीटोफाइट हम पोलन को बोलते हैं या फिर हम माइक्रोस्पोर को बोलते हैं. करेक्ट, पोलन को बोलते हैं या फिर हम माइक्रोस्पोर को बोलते हैं. लेकिन आपका ये जो मेल गैमीटोफाइट है ये अभी भी क्या है? ये अभी भी इमेच्योर है. क्या है ये? इमेच्योर. अभी भी ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है. क्या बोला मैंने? इट इज इमेच्योर. तो पोलन और माइक्रोस्पोर अभी भी इमेच्योर है, अभी इसको हमें डेवलप करना पड़ेगा. हम कैसे इसको डेवलप करेंगे, हम कैसे इसको मैच्योर करेंगे, वो हम अभी देखेंगे. पहले मेरे को बताओ, ये जो पोलन और माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये जो आपका पोलन और माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये नॉर्मली कैसे दिखेगा? पोलन और माइक्रोस्पोर जो है ये नॉर्मली कैसे दिखेगा? पोलन और माइक्रोस्पोर जो है इसके पास एक आउटर लेयर होगा, एक सेल मेम्ब्रेन होगा, उसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम एक बड़ा सा वैक्यूल देखेंगे, एक न्यूक्लियस देखेंगे. ठीक है, और इस तरीके से बाकी सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे. तो जब हम पोलन और माइक्रोस्पोर को देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि न्यूक्लियस है विच इज एम्बेडेड डीप इन द साइटोप्लाज्म. तो पहला हमारा पॉइंट क्या होगा पोलन और माइक्रोस्पोर के लिए? इट हैज अ न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस हम देख पा रहे हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका वैक्यूल है और ये आपका साइटोप्लाज्म है. ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे? इट हैज अ न्यूक्लियस एम्बेडेड डीप इन साइटोप्लाज्म. ठीक है, ये पहला डायग्राम था हमारा कि इट हैज अ न्यूक्लियस एम्बेडेड डीप इन साइटोप्लाज्म.
अब दूसरा वाला डायग्राम क्या होगा कि ये सेल ग्रो करेगा, यस और नो, सेल ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, ये न्यूट्रिएंट्स लेगा बाहर से और ये सेल ग्रो करेगा, इसके वैक्यूल्स भी ग्रो करेंगे। तो नेक्स्ट मैं क्या लिखूं, यहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ करूंगी, ठीक है, उसमें अगेन आउटर लेयर है, एक इनर लेयर है, यहाँ पे वैक्यूल्स जो है 2 वैक्यूल्स बन चुके हैं। क्यों 2 वैक्यूल्स बन चुके हैं, क्योंकि आपका जो, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे, अच्छे से देखो, ठीक है, यहाँ पे ये जो वैक्यूल है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको समझने की जरूरत है, अच्छे से देखना। ये तुम्हारा डायग्राम है, ठीक है, इस डायग्राम में जो हमारा सेकेंड वाला पॉइंट का जो डायग्राम है, इस डायग्राम में हमको क्या करना है, यहाँ पे सेल विल ग्रो, अच्छे से समझना, सेल क्या करेगा, सेल विल ग्रो बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, सेल क्या करेगा, सेल विल ग्रो बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे तुम अगर देखो सेल ग्रो कर रहा है बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वैक्यूल्स का साइज भी बढ़ रहा है, वैक्यूल्स ऑल्सो ग्रो इन साइज, यस और नो, वैक्यूल्स ऑल्सो ग्रो इन साइज, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, कि यहाँ पे तुम्हारा वैक्यूल ग्रो कर रहा है, इसको अच्छे से समझो, तुम्हारे पास एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, सेल के अंदर वैक्यूल ग्रो कर रहा है, तो न्यूक्लियस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस एक कोने में चला जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा वैक्यूल ग्रो करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा वैक्यूल बड़ा होगा, न्यूक्लियस एक कोने में चला जाएगा। वैक्यूल्स ग्रो इन साइज, वैक्यूल्स डेवलप एंड push the nucleus towards wall, ठीक है। इधर देखो, यहां पे पहले क्या था, इस तरीके का ये जो सीन था ये वैक्यूल था और ये तुम्हारा न्यूक्लियस था। धीरे धीरे जैसे तुम्हारा वैक्यूल ग्रो होगा, धीरे धीरे जैसे तुम्हारा वैक्यूल ग्रो होगा, न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा, ऐसे एक कोने में चला जाएगा, यस और नो, ये तुम्हारा वैक्यूल है। वैक्यूल जैसे जैसे ग्रो होगा, सेल जैसे जैसे ग्रो होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस एक कोने में चला जाएगा। वैक्यूल्स डेवलप एंड पुश न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वॉल। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट में पहला पॉइंट क्या है कि माइक्रोस्पोर के पास एक न्यूक्लियस होता है विच इज एम्बेडेड डीप इन साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, इस डायग्राम से क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेल ग्रो करेगा। सेल कैसे ग्रो करेगा, बाय इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेल जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे वैक्यूल्स विल ग्रो इन साइज। द वैक्यूल्स डेवलप एंड दे पुश द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द वॉल। एक कोने में न्यूक्लियस आ जाएगा। इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसे होगा, अब तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे एक एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा। एसिमेट्रिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड, ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड। मतलब यहां पे एसिमेट्रिक स्पिंडल मतलब यहां पे एक अनइक्वल माइटोसिस होगा। क्या होगा यहां पे, अनइक्वल माइटोसिस, ठीक है। तो पहले हम लोग दिखा देते हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा बड़ा सा वैक्यूल है, पूरे सेल में वैक्यूल है। यहां पे इस तरीके से एक एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना है। ये मान लो हमारा एसिमेट्रिकल स्पिंडल है। इस तरीके से हमारा यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल है और यहाँ पे मैं छोटा सा एक न्यूक्लियस दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल बना है। एसिमेट्रिकल स्पिंडल मतलब यहाँ पे अनइक्वल माइटोसिस होगा। क्या होगा यहाँ पे, अनइक्वल माइटोसिस। तो अनइक्वल माइटोसिस के बाद क्या होता है देखते हैं। ये तुम्हारा वैसे का वैसा एक लेयर है, ठीक है, दिस इज द लेयर। अब यहाँ पे अनइक्वल माइटोसिस, एक सेल था मतलब अभी कितने सेल बनेंगे, बोलोगे मैम अभी यहाँ पे 2 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे 2 सेल कौन कौन से बनेंगे, एक बड़ा सा सेल होगा और एक छोटा सा सेल है, ठीक है, एक बड़ा सा सेल है और एक छोटा सा सेल है, ठीक है। ये तुम्हारा छोटा सा सेल है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक बड़ा सा सेल है, ठीक है।
एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये क्या है, दिस इज योर एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ये क्या है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होने के वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, अनइक्वल माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस का मतलब क्या है, अनइक्वल माइटोसिस का मतलब है कि यहाँ पे दो सेल बना है। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे दो सेल बना है। दो सेल कौन कौन से बने हैं यहाँ पे, एक आपका छोटा सा सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। एक छोटा सा सेल बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरेटिव सेल। और एक बड़ा सा सेल बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल। ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये सब कुछ आपके पोलन ग्रेन के अंदर हो रहा है। पोलन ग्रेन के अंदर आपके दो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, एक वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल है और एक जेनरेटिव सेल है। जेनरेटिव सेल का खासियत क्या है, जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है, न्यूक्लियस इसका स्पिंडल शेप्ड होता है। इसका ये आपका स्मॉल होता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड आपका इसका साइटोप्लाज्म डीप होता है, डीप साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और ये आपका स्पिंडल शेप होता है। कौन सा शेप होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। कौन सा शेप्ड होता है, स्पिंडल शेप्ड। स्मॉल, deep cytoplasm and nucleus and it is spindle shape. Generative cell in future this forms two male gametes. फ्यूचर में हम क्या देखेंगे, ये जो आपका जेनरेटिव सेल है ये आपका क्या बनाया है, दो मेल गैमीट बनाया है। जो आपका जेनरेटिव सेल है इट इज स्मॉल, इट हैज डीप साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इट इज स्पिंडल शेप एंड इन फ्यूचर ये कितने आपके मेल गैमीट बनाता है, दो, ठीक है। वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल होता है आपका लार्ज होता है, इसके पास फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व। वेजिटेटिव सेल जो है ये न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ये आपका किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है। इट इज लार्ज, इट हैज एबंडेंट फूड रिजर्व एंड इट हैज अ लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस। ये आपका वेजिटेटिव सेल का खासियत है। तो आपका एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होने के बाद आपके दो सेल बने हैं, एक आपका वेजिटेटिव सेल है और दूसरा सेल आपका क्या है, जेनरेटिव सेल। इट वेजिटेटिव सेल इज लार्ज, abundant food reserve is present and it has large irregular nucleus. जेनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल, डीप साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, स्पिंडल शेप एंड इन फ्यूचर ये क्या बनाता है, दो मेल गैमेट्स, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया है। अब अगर हम देखें कि जेनरेटिव सेल जो है वेजिटेटिव सेल से आपका अलग है, यस और नो, ये कौन सा लेयर है, ये आपका कैलोज लेयर है। ये कौन सा लेयर है, ये आपका कैलोज लेयर है विच डिवाइड्स द वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव सेल, ठीक है। मैं यहां तक आपको एक बार एनसीईआरटी से आपको दिखा देती हूं कि किस तरीके से है। यस, दिस इज द थिंग। ये देखो आपका यहाँ पे इस तरीके का पहले आपका क्या था, इस तरीके का पहले आपका यहाँ पे आपका एक पोलन ग्रेन था नॉर्मली जो मैंने मेंशन किया था, ठीक है। येस और नो मैंने मेंशन किया था ना अभी कुछ देर पहले कि यहाँ पे पहले पोलन ग्रेन के पास क्या रहता है, न्यूक्लियस, और वो कहाँ पे रहता है, साइटोप्लाज्म में। धीरे धीरे हम क्या देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे आपका कोने में चला जा रहा है ना, वॉल के पास चला जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको डायग्राम पे यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस भी दिखाया था, इसीलिए दिखाया था ताकि आप लोग जानें कि सेल डिवीजन के बाद साथ साथ आपका न्यूक्लियस धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगा ना, इसीलिए छोटा सा दिखाया था मैंने। ये आपका स्पिंडल फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्पिंडल फॉर्म होने के बाद यहाँ पे देखो दो सेल फॉर्म हुआ है, एक बड़ा सा सेल है जो वेजिटेटिव सेल है और एक सेल है जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल बोलते हैं, है ना। तो देखो
when the pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cell and the generative cell. The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus. Correct? Then the generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. Generative cell छोटा है और ये vegetative cell के अंदर रहता है. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus. ठीक है, यहाँ तक पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ तक मतलब क्या है. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस पोर्शन में अबाउट वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. दूसरा, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल अभी अलग अलग है. जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल अभी क्या है, अलग अलग है. कौन इनको सेपरेट कर रहा है, कैलोस लेयर. अब ये कैलोस क्या करता है, ये कैलोस डिविजन करता है, ये कैलोस आपका डिविजन करता है एंड जेनरेटिव सेल, ठीक है, एंड जेनरेटिव सेल comes to lie in the cytoplasm of vegetative cell. पहले आपका जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल दोनों अलग अलग ही रहते हैं. दोनों कैसे रहते हैं, अलग अलग ही रहते हैं. लेकिन आपका कैलोस के डिवीजन के वजह से, आपका क्या होता है, जेनरेटिव सेल कम्स टू लाई इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमने क्या देखा, पहले आपका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के अंदर रहता है. जैसे जैसे आपका सेल ग्रो करता है वैसे वैसे न्यूक्लियस आपका कोने में चला जाता है. आगे जाके क्या होता है, आगे जाके यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बनना शुरू होता है. यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बनना शुरू होता है. बड़ा सा यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल बना. ठीक है, एसिमेट्रिक स्पिंडल मतलब अनइक्वल माइटोसिस होगा. दो सेल बनता है, एक आपका वेजिटेटिव सेल है, ये वाला सेल आपका वेजिटेटिव सेल हो गया और दूसरा वाला सेल आपका जेनरेटिव सेल हो गया. ठीक है, वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगा, नहीं मैम. जेनरेटिव सेल पार्ट लेगा, हाँ. जेनरेटिव सेल इन फ्यूचर जाके आपका दो मेल गैमीट बनाएगा. ठीक है, वापस से हम लोग एनसीईआरटी में एक बार जाते हैं, इसका लास्ट टाइम इसको देख लेते हैं. ठीक है, देखो pollen grains are shed at this two cell stage. In remaining species the generative cell gives rise to two male gametes. मेरे को बताओ इसमें कितने सेल है, अभी दो सेल है ना, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है. तो पोलन ग्रेन इसी स्टेज में आपका रिलीज हो जाता है. टू सेल स्टेज में आपका पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता है इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स. मैं इंक चेंज करके दोबारा मैं अंडरलाइन कर रही हूं कि इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एट द टू सेल स्टेज. टू सेल स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल केवल रहेगा. अब अगर ये जेनरेटिव सेल आपका दो गैमीट बना दिया तो अब कितना सेल हो गया, अगर ये दो गैमीट बना दिया तो एक वेजिटेटिव सेल आ गया और दो गैमीट मतलब 3 सेल स्टेज. ठीक है, बाकी सारे प्लांट स्पीशीज में ये 3 सेल स्टेज में डेवलप हो मतलब रिलीज होता है. बट इन केस ऑफ 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज. In the remaining species, the generative cell divides mitotically. Important line है, meiotically नहीं, mitotically, to give rise to 2 male gametes which are shed at the 3 cell stage. तो normally in 60% of angiosperms, क्या generative cell male gamete में convert होता है, नहीं मैम. बाकी जो 40% है क्या उसमें कन्वर्ट होता है, हाँ. जो जेनरेटिव सेल है इट गेट्स कन्वर्टेड टू 2 गैमेट्स, 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी रिलीज हो जाता है.
ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि पोलन ग्रेन कौन से सेल में रिलीज होता है, आपका आंसर क्या जाएगा, 2 सेल्ड, 3 सेल्ड नहीं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, वो ये है कि देखो, पोलन ग्रेन जो है ये आपका एलर्जी क्रिएट करता है। पोलन ग्रेन क्या क्रिएट करता है, आपका एलर्जी। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉल सेवरल एनर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस। ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है क्या करते हैं, एलर्जी करते हैं। इस एलर्जी को हम क्या बोलते हैं, हे फीवर। पोलन ग्रेन से जो एलर्जी होता है उसको हम लोग हे फीवर बोलते हैं, और इस हे फीवर के वजह से बहुत सारे पर्सन्स को एस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी होता है। इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विथ imported wheat has become ubiquitous। ubiquitous का मतलब होता है हर जगह, many places में पार्थेनियम is visible। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चला है कि पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉजेज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस विच लीड्स टू एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। नंबर 1। दूसरा चीज जो वीड का काम करता है वो क्या है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। इंपोर्ट, वीड जब इंपोर्ट होता था उसके साथ पार्थेनियम आ गया, अभी आजकल हर जगह हम पार्थेनियम को देखते हैं, और ये क्या करता है, पोलन एलर्जी। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नंबर 2 पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स क्या है, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इट हैज बिकम अ फैशन in recent years to use pollen tablets as food supplement। very important। ठीक है, in western countries a large number of pollen products are used in the form of tablets and syrups। pollen consumption has been said to increase the performance of athletes and race horses। तो पोलन ग्रेन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, पोलन ग्रेन यहाँ पे काम कर रहा है एज अ फूड सप्लीमेंट। साथ ही साथ में जो एथलीट्स होते हैं, जो रेस करने जाते हैं, दे आर ऑल्सो यूजिंग पोलन। ठीक है, वाई, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब पोलन ग्रेन जो है ये कब तक वायबल है, मतलब एक बार पोलन रिलीज हो गया तो वो कितना क्षमता है, कब तक उसका क्षमता है फर्टिलाइजेशन करने का। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्पर्म होता है, 72 आवर्स तक वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। सिमिलरली आपका पोलन ग्रेन देखो, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। How long do you think the pollen grains remain viability? देखो, the period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on humidity and temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलन ग्रेन एक बार रिलीज होने के बाद कब तक उसके अंदर क्षमता रहता है फर्टिलाइजेशन करने का। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कब तक पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर सकता है। ठीक है, और वो पीरियड जिसके अंदर पोलन ग्रेन फर्टिलाइज कर सकता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। देखो, इन सम सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। राइस और व्हीट में क्या होता है, 30 मिनट का टाइम रहता है फर्टिलाइज करने का पोलन ग्रेन के लिए, उसके बाद वो नहीं कर पाएगा। इन सम मेंबर्स ऑफ रोजासी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। अब देखो, राइस के लिए 30 मिनट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइस एंड व्हीट के लिए पोलन वायबिलिटी क्या है, राइस एंड व्हीट के लिए पोलन वायबिलिटी आपका 30 मिनट्स है। ठीक है, बाकी रोज़ेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी के लिए कितना है, फॉर सम मंथ्स। करेक्ट, फॉर सम मंथ्स। क्या हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जैसे हम लोग ह्यूमन स्पर्म को फर्टिलाइज कर सकते हैं, उसी तरीके से हम जिस तरीके से हम ह्यूमन स्पर्म को स्टोर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम पोलन ग्रेन को भी स्टोर कर सकते हैं। अगेन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस, ये आपका क्या है? पोलन ग्रेन को हम इतना तक स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पे खत्म हो गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या किया? माइक्रो स्पोरोजेनेसिस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट हो गया, और एनसीईआरटी से अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए हैं। अब हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हमारा ह्यूमंस का नहीं, प्लांट का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? इट इज द पिस्टिल और कार्पेल, यानी कि जाइनोशियम। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जाइनोशियम क्या है? बोलोगे मैम इट इज अ फ्लोरल लीफ। जाइनोशियम क्या है? इट इज अ फ्लोरल लीफ। तो जाइनोशियम के लिए हम लोग अलग सा नाम देते हैं, वो नाम कौन सा है? फॉर जाइनोशियम वी यूज मेगास्पोरोफिल। क्या यूज करते हैं हम? मेगास्पोरोफिल। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज मेगास्पोरोफिल। फिल मतलब लीफ, ऐसा लीफ जो मेगास्पोर बना रहा है, जो बड़े बड़े स्पोर बना रहा है ना। मेगास्पोर मतलब क्या है? मेगास्पोर मतलब है लार्ज, स्पोरो मतलब क्या है? स्पोर्स। फिल मतलब क्या है? लीफ, ऐसा लीफ विच इज मेकिंग लार्ज स्पोर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, इसी पिस्टिल और कार्पेल के अंदर क्या रहता है? इसी पिस्टिल और कार्पेल के अंदर आपका रहता है मेगास्पोरेंजियम। क्या रहता है? मेगास्पोरेंजियम। क्या रहता है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम हम किसको बोलते हैं? ओव्यूल को। मेगास्पोरेंजियम कौन सा जगह होगा? जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा, है ना। तो मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल क्या बनाएगा आपका? मेगास्पोर। मेगास्पोर हम किसको बोलते हैं? एम्ब्रोयोसैक। किसको बोलते हैं? एम्ब्रोयोसैक। मेगास्पोरोफिल मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज द पिस्टिल और कार्पेल। मेगास्पोरोफिल के अंदर वो कौन सा जगह है जो स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज द मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोर प्लांट के अंदर किसको बोलते हैं? एम्ब्रोयोसैक। नीट के अंदर ये बिल्कुल तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आस्क्ड इन नीट। ठीक है, अब क्या होता है? कार्पेल जो है आपका, कार्पेल किसी किसी प्लांट में एक रह सकता है। अगर तुम्हारा मोनोकार्पेलरी स्ट्रक्चर है, मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है? वन कार्पेल इज प्रेजेंट। मोनोकार्पेलरी का मतलब होता है वन कार्पेल। वन कार्पेल किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? एक है आपका कोकोनट, दूसरा है आपका मैंगो। दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाला होता है आपका मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पेल्स प्रोड्यूस है। क्या प्रोड्यूस है? मोर देन वन कार्पेल्स। मोर देन वन कार्पेल्स आपका कहाँ पे मौजूद होता है? मोर देन वन कार्पेल्स आपका मौजूद होता है टमाटो में। लाल लाल टमाटो, देखो रेड कलर का लिखी हूँ, टमाटो में मौजूद है। ठीक है, टमाटो में, राइट। चलो, अब ये जो तुम्हारा मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, ठीक है, जो तुम्हारा मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, उसको हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका सिनकार्पस ओवरी, ठीक है, दूसरा है आपका एपोकार्पस। इसका मतलब क्या है?
व्हाट इज सिनकार्पस एंड एपोकार्पस? सिनकार्पस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका कार्पेल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपका कार्पेल होता है वो आपका फ्यूज्ड होता है। सिनकार्पस में क्या होता है, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड। और एपोकार्पस में क्या होता है, कार्पेल्स आर फ्री। ठीक है, कार्पेल्स है ना, कार्पेल्स बोल रहे हैं तो मोनोकार्पेलरी तो नहीं हो सकता है, ये केवल और केवल मल्टी कार्पेलरी हो सकता है। तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या है, लोटस, रोज और माइकेलिया। ठीक है, सिनकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है, पैपेवर, पैपेवर मतलब पपाया, टमाटो मतलब टमाटर, मास्टर्ड मतलब सरसों, और लास्ट वाला है आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस में देखना जो उसके कार्पेल्स है ना फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो कार्पेल के अंदर, कार्पेल मतलब क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम लोग क्या बोले हैं, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल यानी कि लीफ प्रोड्यूसिंग व्हाट गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, लीफ प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है कि ये सब क्या है, फ्लोरल लीफ है। मेगास्पोरेंजियम मतलब क्या है, ओव्यूल। मेगास्पोर मतलब क्या है, एम्ब्रोयो सैक। क्लियर है यहां तक बच्चा, है ना, क्लियर है। चलो अब हम लोग यहां पे देख लेते हैं, मोनोकार्पेलरी मतलब वन कार्पेल, मल्टी कार्पेलरी मतलब मोर देन वन कार्पेल्स। इस चीज को हम लोग रिवाइज करते हैं एनसीईआरटी से। ये देखो यहां पे एनसीईआरटी में क्या दिया है, पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रोयो सैक। ये बहुत डिस्टर्बिंग है ये वाला टेबल, है ना, हर जगह बीच में आ जाता है। ठीक है, The gynoecium represents the female reproductive part of the flower. The gynoecium may consist of a single pistil, monocarpellary, or more than one pistil, multicarpellary. Monocarpellary का एग्जाम्पल मैम ने क्या लिखाया है, मैंगो लिखाया है और नारियल लिखाया है ना। मल्टीकार्पेलरी का एग्जाम्पल मैम ने क्या लिखाया है, टमाटर, टमाटो, है ना। When there are more than one pistils may be fused together, it is syncarpus और free apocarpus। ठीक है, बोल रहा है एक फिगर देखने के लिए, ये देखो ये जो नेक्स्ट वाला तुम्हारा यहाँ पे फिगर है, ठीक है, दिस इज द मल्टी कार्पेलरी सिचुएशन। ठीक है, दिस इज द मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सिचुएशन। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस सिचुएशन, ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो और ये वाला जो देख रहे हो, एनसीईआरटी से इतना तुम लोग देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग हमारे मेनू में जाते हैं वापस, नोट में हमारा। ठीक है, ये तो मैंने तुमको लिखा दिया था, एनसीईआरटी में भी सेम चीज है। अब दिखता कैसे है, हाउ डज इट लुक, कौन भैया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका इस तरीके का दिखता है ना। एपिजिनस ओवरी याद है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम था। चल पहला वाला, ये वाला पोर्शन क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, लंबा गर्दन क्या है, स्टाइल। ये वाला अंदर क्या है, ओवरी। ये क्या है, ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी बाद में जाके फ्रूट बनाता है ना। ये आपका क्या है, ओव्यूल। ठीक है, ये आपका क्या है, ओव्यूल। ठीक है, और ये आपका क्या है, प्लेसेंटा। चलो एक एक करके अपन लिख लेते हैं। पहला है स्टिग्मा। पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है वो कहाँ पे आके एंटर आता है, यही स्टिग्मा में आके ही आपका पोलन ग्रेन बैठता है। ठीक है, यही आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आके बैठता है। तो स्टिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट है, स्टिग्मा इज प्रेजेंट एट द फ्री एंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फ्री एंड में आपका क्या रहता है, आपका स्टिग्मा। ठीक है, एक सेकेंड रुको, इसको थोड़ा सेट कर दो। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रहता है। ठीक है, स्टिग्मा क्या है, इट इज द रिसेप्टिव रीजियन। क्या रीजियन होता है, रिसेप्टिव रीजियन। पोलन ग्रेन आके यहीं बैठता है।
पोलन ग्रेन आके यही बैठता है, ठीक है। स्टाइल क्या है? लॉन्ग, स्लेंडर, एलोंगेटेड पोर्शन, जो किस किस को कनेक्ट करता है? ओवरी और स्टिग्मा को, है ना। लॉन्ग, स्लेंडर, एलोंगेटेड पार्ट कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है। यह है स्टाइल। ओवरी क्या है आपका? आप देख लो क्या है? बेजल, है ना, बेजल, स्वोलन या फिर बल्जिंग पोर्शन बोल सकते हो, है ना। ओवरी जो है ये क्या है आपका? इट इज द बेजल स्वोलन बल्जिंग पोर्शन, बेजल स्वोलन बल्जिंग पोर्शन, ठीक है। बेजल स्वोलन बल्जिंग पोर्शन आपका क्या है? दैट इज योर ओवरी, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर ये वाला जो आपको कैविटी दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी। इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर आपका रहेगा चेम्बर और लोक्यूल। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। ओवरी बाद में जाके फ्रूट बनाएगा, तो ओवरी वॉल क्या बनाएगा? ओवरी वॉल आपका बनाएगा फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल जिसको हम लोग एपिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकार्प, ठीक है। ये आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा इज अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, जिसका क्या काम होता है? न्यूट्रिशन देना। और ये है आपका ओव्यूल। ओव्यूल बाद में जाके आपका सीड बनता है, ठीक है। तो एक पोर्शन रहता है आपका स्टिग्मा, जहां पे आपका क्या आके बैठता है? पोलन ग्रेन। सो इट इज द रिसेप्टिव रीजियन। नेक्स्ट रीजियन है आपका स्टाइल, लॉन्ग स्लेंडर पोर्शन, जो किस किस को कनेक्ट कर रहा है? स्टिग्मा और ओवरी को। ओवरी क्या है? इट इज द बेजल स्वोलन पोर्शन, गोल सा है ना, उसके अंदर क्या क्या रहता है? ओव्यूल भी रहता है और आपका प्लेसेंटा भी रहता है। एक बार हम इसको एनसीईआरटी से देख ले, ठीक है। क्या यही पेज था एनसीईआरटी का? नहीं, मार्क, ठीक है। चलो सिलेक्ट, देखो क्या लिखा है? Each pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. The stigma serves as a landing platform for pollen grains. यानी कि मैम ने क्या बोला था? It is the receptive region. The style is the elongated slender part beneath the stigma, जो किस किस को कनेक्ट करता है? Stigma and ovary को, right? The basal bulged part of the pistil is the ovary. ओवरी के अंदर आपका ओवेरियन कैविटी रहता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं। प्लेसेंटा भी कहाँ पे रहता है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिकॉल द डेफिनिशन, recall the definition and the types of placentation that you studied in class 11। यानी कि तुमको यहाँ पे मॉर्फोलॉजी के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट, arising from the placenta are megasporangia commonly known as ovules। ये चीज तो मैंने तुमको बता ही दिया है ना। क्या बताया है मैंने तुमको? कि आपका जो ओव्यूल्स है ये आपका कहाँ पे रहता है? ये अगर आपका इस तरीके का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपका ये प्लेसेंटा है और इसी प्लेसेंटा से ऊपर इस तरीके से आपका ओव्यूल रहता है। किसके अंदर? ओवेरियन कैविटी के अंदर, राइट। देखो, द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1। ओव्यूल मतलब क्या है? सीड है। अब बताओ 1 सीडेड फ्रूट्स कौन कौन से हैं? एक तो तुमको पता है मैंगो है, राइस है और व्हीट है। मैनी सीडेड यानी कि मैनी ओव्यूल्स किस किस में रहता है? वाटरमेलन, ऑर्चिड्स और पपाया। समझ में आया सबको? देखो, ये बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, हमें केवल इसके लाइन अंडरलाइन करने हैं, ठीक है। ओव्यूल जो है बहुत आसान है समझना। ओव्यूल मतलब क्या है? सीड। एक सीड किस किस में प्रेजेंट है? पैडी, मैंगो और व्हीट। मल्टी सीडेड कौन है? वाटरमेलन तो इंपॉर्टेंट है, साथ में पपाया और
ऑर्चिड्स। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ, आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया है। नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ओव्यूल पढ़ेंगे, किस तरीके से एम्ब्रोयो सैक बनता है वो पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पॉलिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक इन दोनों क्लास में जो हुआ है, मैंने आपको क्लास में एनसीईआरटी का भी बता दिया है, साथ में मेरे नोट्स भी लिखा दिए हैं। तो आप लोग प्लीज दोनों को टैली करके आप अपने नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से पढ़ के आइए। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।